हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने 10 नंबर तक के प्रश्न का उत्तर समझ लिया था। आज हम लोग 11 नंबर से समझेंगे कि इस तरह के प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें जो सवाल लिया गया है वो सवाल पेपर में कई बार आया हुआ सवाल है, तो इसको देखना नहीं भूलना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। तो सबसे पहले थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, क्लास 10th ये साइंस है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का टॉप क्वेश्चन लिया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन सबसे आसान भाषा में। ठीक है, सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहला नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाए। ठीक है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी कैसे दर्शाना है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर ये इस तरह से जो ओरिजिन होता है उसको इसमें ध्रुव माना जाता है। ठीक है, ओरिजिन को क्या बोला जाता है, ध्रुव मानना है। ठीक है, अगर ये ओरिजिन है, यहां से इधर को जो भी चीज मेजरमेंट करेंगे, चाहे फोकस हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो, ठीक है, तो ये वाला जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, धनात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा, धनात्मक होगा। ये ध्रुव से इधर लेफ्ट में यानी कि बायां में जितना भी चीज मेजरमेंट करेंगे, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, सब क्या लेंगे, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा। यहाँ पे ध्रुव से ऊपर जितना भी चीज मेजरमेंट करेंगे वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक होगा, चाहे वस्तु की ऊंचाई हो चाहे प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, सब धनात्मक होगा। और यहाँ से नीचे जो होगा सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यही इसका कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, यहाँ ध्रुव से दायां धनात्मक, ध्रुव से बायां ऋणात्मक, ध्रुव से ऊपर धनात्मक और ध्रुव से नीचे ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का उत्तर समझते हैं कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, दूसरा, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से आप क्या समझते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से आप क्या समझते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इस तरह से इसको लिखते हैं, कैसे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो m बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेता हूं h डैश है और बटे h हो जाएगा। ठीक है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध भी इसका होता है। m बराबर कैसे लिखिएगा, -v बट्टे u होता है। ठीक है, ये भी आवर्धन होता है। ठीक है, तो ये हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न का उत्तर समझते हैं। यहाँ देखिए, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो इसमें वस्तु की दूरी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे u दिया है यानी कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होता है वो माइनस में होता है, और प्रतिबिंब चूंकि वास्तविक है इसलिए ये भी माइनस में होगा, यानी कि माइनस में 3 होगा। फार्मूला क्या होता है, m बराबर -v बट्टे u होता है। m का वैल्यू माइनस में 3 है। ठीक है, -v बट्टे कितना आ जाएगा, माइनस में 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 10 आएगा, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल, v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 30 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्रतिबिंब का दूरी आ जाएगा। ठीक है, माइनस में होगा। तो ये सवाल, ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे, अगला प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। यहाँ देखिए, 14 नंबर प्रश्न का उत्तर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। बहुत आसान सवाल है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना, कैसे लिखिएगा, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर, तथा उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, उत्तल दर्पण में अंतर। आपको पता है, आपको पता है कि अवतल दर्पण का बाहरी भाग रजतीत होता है, अवतल दर्पण का बाहरी भाग रजतीत होता है, और उत्तल दर्पण का भीतरी भाग रजतीत होता है। ये तो आपको पता होगा। तो सबसे पहला अंतर क्या होगा, सबसे पहला बात, इधर अवतल दर्पण लिख देता हूं, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, और इस साइड हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहरी भाग रजतीत होता है, बाहरी भाग रजतीत होता है। ठीक है, रजतीत यानी कि पेंट होता है, रजतीत होता है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में भीतरी भाग रजतीत होता है, भीतरी भाग रजतीत होता है। उत्तल दर्पण में भीतरी भाग रजतीत
होता है। ये चीज समझ में आया होगा। अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक, वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी, आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण में बनते हैं ये, ठीक है। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। केवल आभासी, केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें अवतल दर्पण में सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये चीज, ये तीन अंतर है इसका, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अवतल दर्पण में केवल सीधा और उल्टा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। बड़ा, छोटा और बराबर तीनों तरह ये भी प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। बहुत सारा अंतर है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है साइड मिरर के रूप में होता है, और अवतल दर्पण का यूज अग्र दीप में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक और आभासी, आभासी प्रतिबिंब ऐसे लिखा गया, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब तो आपको पता होगा। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? आभासी प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, क्या अंतर है? अंतर यही है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है। पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, पर्दे पर नहीं उतारा जा। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब ठीक कर दो। हाँ। दूसरा, दूसरा क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो ये चीज अंतर हो गया, इसमें सीधा बनता है, ठीक है। सीधा बनता है, तो ये अंतर है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में। अगला प्रश्न का उत्तर समझते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिख दिया हूँ। हीरा प्रकाश में अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है, क्यों? हीरा एक पारदर्शी शुद्ध कार्बन का अपरूप होता है, जिसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 2.42 है तथा क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री है। हीरा का क्रांतिक कोण छोटा होने के कारण अधिकतम आपतित किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है। और हीरा चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए हीरा चमकीला दिखाई देता है। इसका प्रश्न का उत्तर आप उतार लीजिएगा। अगला प्रश्न का उत्तर समझते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न का उत्तर क्या है? उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब क्यों बनता है? उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जितना भी समांतर प्रकाश की किरण होता है वो अपसारित हो जाता है, जो कि वास्तविक में नहीं टकराता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, ठीक है। कैसे? यहाँ पर देखिए ये है उत्तल दर्पण, ये इस तरह से, ये वाला ये प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वाला फोकस, और ये वाला वक्रता केंद्र। ये समांतर प्रकाश की किरण आई बिंब से, ठीक है, ये टकरा करके इधर चली गई। दूसरा यहाँ पे आई, ठीक है, और आ करके फिर वापस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा दिखेगा। यहाँ ये लगेगा कि फोकस से आ रहा है, और ये लगेगा कि वक्रता केंद्र से। ये देखिए ये यहाँ पे ये अपसारित हो जाती है, ये उधर चली गई और ये इधर आ गई, वास्तव में नहीं टकराया, इसको टकरवाना पड़ा, ठीक है। तो ये ए बी है और ये क्या है? ए डैश बी डैश है। तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। यही इसमें लिखा हुआ है। क्या? किसी बीम से चलने वाली प्रकाश किरण जब उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें अपसारित हो जाती है, जिससे परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप में नहीं काटती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न का उत्तर समझते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ देखिए किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ कितना है? एफ कितना है? एफ बराबर
10 सेंटीमीटर। उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगा, एफ बराबर कितना, r/2 होता है। एफ कितना है, 10 सेंटीमीटर, बराबर कितना, r/2, यानी कि नीचे एक देकर के बाइसियम करना है। r बराबर 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। r बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर समझते हैं, बहुत आसान सवाल है ये। अगला प्रश्न, निम्न स्थितियों में दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप में कौन सा हेडलाइट में क्या यूज होता है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण यूज होता है। कौन दर्पण, अवतल दर्पण यूज होता है। पश्च दृश्य दर्पण साइड मिरर के रूप में, यानी कि क्या होता है, उत्तल दर्पण यूज होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। और यहाँ पे सौर भट्टी में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, सौर भट्टी में क्या यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, पर उपयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न का उत्तर समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, अवतल एवं उत्तल दर्पण के दो दो उपयोग। ये तो देखिए उपयोग पहले भी बताया हूँ। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, दाढ़ी के बाल दर्पण के फोकस के अंदर आवर्धित दिखते हैं, जिससे दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। यानी कि दाढ़ी बनाने में जो हजाम यूज करता है वो अवतल दर्पण होता है। दूसरा क्या है, सौर कुकर में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज की ऊष्मा को केंद्रित करने में काम आता है। तो यानी कि सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। और दूसरा उत्तल दर्पण का उपयोग की बात करूं तो उत्तल दर्पण में साइड मिरर के रूप में गाड़ी में जो मिरर लगा होता है, यानी दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। पीछे के दृश्य को देखने के लिए बड़ा को छोटा प्रतिबिंब बना करके दिखा देता है, बड़ा क्षेत्र को। अरे ये कैसे बंद हो गया।